क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया जहां औरतों का अपना शरीर ढकना एक कानूनी जुर्म था? विदेशी हुकूमत नहीं, बल्कि हमारे अपने ही देश के केरल में 1912 की इस कड़वी हकीकत को स्वामी विवेकानंद ने मानसिक पागलखाना कहा था। इसी पागलखाने की बेड़ियां तोड़कर निकली थी एक लड़की, जो भारत के संसद भवन तक पहुंची और भारत के पहले संविधान पर दस्तखत करने वाली एकमात्र दलित महिला बनी। इनका नाम था दाक्षायणी वेलायुधन। दाक्षायणी वेलायुधन का जन्म 4 जुलाई 1912 को कोचीन रियासत, जिसे आज के समय में केरल का एर्नाकुलम जिला कहा जाता है, कि मुलावोकाइड नामक एक छोटे से द्वीप पर हुआ था। वे पुलाया समुदाय से संबंधित थीं, जिसे उस समय केरल के सबसे नीची जातियों में गिना जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत में केरल में पुलाया समुदाय को न सिर्फ अछूत माना जाता था, बल्कि वे ऊंची जाति के लोगों के सामने भी नहीं आ सकते थे। अगर रास्ते में कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आ जाए तो उन्हें रास्ता छोड़कर दूर हटना पड़ता था। एक पुलाया व्यक्ति को नंबूदरी ब्राह्मण से कम 64 कदम की दूरी बनाकर रखनी पड़ती थी, वरना इसे नियम तोड़ना माना जाता था। इसलिए उन्हें कहीं जाना भी होता तो उन्हें छिप कर जाना पड़ता था। चलते समय उन्हें हर 4-5 कदम पर एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालनी पड़ती थी, ताकि ऊंची जाति के लोग सतर्क हो जाएं। वे अपने बाल तक नहीं कटवा सकते थे और उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ने की इजाज़त भी नहीं मिलती थी। वे एर्नाकुलम की सार्वजनिक सड़कों और बाजारों तक भी नहीं जा सकते थे। पुलाया महिलाओं के लिए ये नियम और भी क्रूर थे। उन्हें अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने की अनुमति नहीं थी। वे केवल गले में मोतियों की माला पहनकर अपनी छाती ढक सकती थीं, जो उनकी निम्न जाति की पहचान होती थी। उस समय दलित बच्चों के नाम अक्सर अझकी, कुंभा या चक्की जैसे रखे जाते थे, लेकिन दाक्षायणी, दुर्गा या दक्ष की पुत्री जैसा संस्कृतनिष्ठ नाम चुनना सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देने जैसा था। लेकिन दाक्षायणी के पिता कल्लाचमुरी कुंजन और माता थायेत्रा माणी ने अपनी बेटी का नाम दाक्षायणी रखकर एक मूक क्रांति की शुरुआत की थी। ऐसे कठोर और अमानवीय सामाजिक नियमों को स्वामी विवेकानंद ने मानसिक पागलखाना यानी ल्यूनेटिक असाइलम कहा था। दाक्षायणी के जीवन और उनकी सोच पर 1913 के ऐतिहासिक कायाल सम्मेलन यानी बैकवाटर मीटिंग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब कोचीन के राजा ने दलित समुदाय के लोगों को जमीन पर सभा करने से मना कर दिया, तो दाक्षायणी के उनके पिता कुंजन, चाचा कृष्णेती, बड़े भाई और चचेरे भाई केपी वल्लन और पंडित करप्पन जैसे सुधारकों ने एक अनोखा रास्ता निकाला। उन्होंने कोची के बैकवाटर में सैकड़ों पुलाया लोगों को छोटी छोटी नावों और कैटामारन पर इकट्ठा किया। इन नावों को लोहे के खंभों से बांधकर वेम्बनाड झील के बीच में एक लंबी कतार में खड़ा कर दिया गया और वहीं सभा की गई। इस घटना से दाक्षायणी ने ये सीखा कि अगर जमीन पर अधिकार न भी मिले तो भी लोग विरोध करने और अपनी आवाज़ उठाने के लिए नए और अलग अलग रास्ते ढूंढ सकते हैं। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी इसी घटना से प्रेरित होकर द सी हैज़ नो कास्ट यानी समुद्र की कोई जाति नहीं होती रखा। इस नाम के जरिए वे बताना चाहती थीं कि समुद्र की तरह इंसानों में भी कोई ऊंच नीच या जाति नहीं होनी चाहिए। दाक्षायणी बहुत होनहार थीं। वे रोज नाव से स्कूल जाती थीं और वापस आती थीं और रास्ते में कुछ दूर पैदल भी चलती थीं। उस समय कोचीन रियासत ने पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था शुरू कर दी थी, जिससे उन्हें पढ़ने का मौका मिला। दाक्षायणी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुलावोकाइड के सेंट मैरी एलपी स्कूल और पचालम के चथ्योत एलएमसी गर्ल्स स्कूल से की। बाद में उन्होंने एर्नाकुलम के महाराजा कॉलेज से 1935 में रसायन विज्ञान में बीए किया। दाक्षायणी अपने समुदाय की पहली पढ़ी लिखी पीढ़ी से थी और भारत में स्नातक की डिग्री पाने वाली पहली अनुसूचित जाति की महिला बनी। उनकी पढ़ाई में उनके माता पिता और बड़े भाई केपी वल्लन का बड़ा योगदान था, जो एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और कोचीन विधान परिषद के सदस्य थे। दाक्षायणी वेलायुधन की पढ़ाई की राह आसान नहीं थी। उन्हें अपनी जिंदगी में कई सामाजिक और निजी मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ा। कॉलेज में भी उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा। केमिस्ट्री की क्लास में वे इकलौती महिला छात्रा थीं और प्रोफेसर उन्हें लैब के उपकरण छूने तक नहीं देते थे। उन्हें बस दूर खड़े होकर प्रयोग देखने पड़ते थे। फिर भी उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और अपनी क्लास में दूसरा स्थान हासिल किया। 1935 में दाक्षायणी ने अच्छी रैंक हायर सेकेंड क्लास के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद वे मद्रास गईं और वहां से टीचर ट्रेनिंग टीटीसी किया।
वापस आने पर उनकी पोस्टिंग त्रिशूर के पेरिंगो टुकरा के एक सरकारी स्कूल में हुई। उन्हें वहां इसलिए भेजा गया क्योंकि उस इलाके में पिछड़ी जाति के एजवा समुदाय का दबदबा था। इसलिए माना गया कि वहां दलित टीचर होने पर ऊंची जाति के लोग ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। लेकिन भेदभाव फिर भी खत्म नहीं हुआ था। दाक्षायणी को रहने के लिए एक अमीर एजवा परिवार के घर में जगह तो मिल गई, लेकिन उन्हें वहां के कुएं से पानी निकालने की इजाजत नहीं थी। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी माँ, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, कुएं से पानी ले सकती थीं। इसलिए उनकी माँ वहीं रुक गईं ताकि अपनी बेटी की मदद कर सकें। एक बार जब दाक्षायणी स्कूल जा रही थीं, रास्ते में एक नायर महिला मिली। उसने कहा कि दाक्षायणी खेत में उतर जाए ताकि उसका रास्ता शुद्ध रहे। लेकिन दाक्षायणी ने निडर होकर साफ मना कर दिया और कहा कि अगर जाना है तो वो खुद खेत में उतर कर जाए। आखिर में उस सवर्ण महिला को ही खेत के रास्ते जाना पड़ा। ऐसे कड़वे अनुभवों से दाक्षायणी को समझ आ गया था कि सिर्फ पढ़ लिख कर आगे बढ़ना काफ़ी नहीं है। असली बदलाव के लिए राजनीति में आकर व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है। उनके परिवार के लोग भी नागरिक अवज्ञा आंदोलनों में हिस्सा लेते थे, इसलिए उनमें पहले से ही सामाजिक जागरूकता थी। अध्यापन के दौरान मिले भेदभाव ने उन्हें राजनीति की ओर और आगे बढ़ाया। 1945 में उन्होंने कोचीन सरकार से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट पर नामांकन की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी अध्यापिका की नौकरी छोड़ दी और विधान परिषद में जाकर अपने समुदाय की आवाज़ उठाने लगी। विधान परिषद में उनके भाषणों और सुझावों से उनकी समझ और राजनीतिक मैच्योरिटी साफ दिखती थी। 11 अगस्त 1945 को उन्होंने प्रस्ताव रखा कि डिप्रेस्ड क्लासेस शब्द हटाकर उसकी जगह शेड्यूल कास्ट शब्द इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना था कि डिप्रेस्ड क्लासेस शब्द लोगों में हीन भावना पैदा करता है, जबकि शेड्यूल कास्ट सिख संवैधानिक पहचान देता है। इसी दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के इस्तेमाल किए गए हरिजन शब्द की भी आलोचना की। उनका कहना था कि जब तक छुआछूत जैसी बुराई खत्म नहीं होती, तब तक हरिजन कहना सिर्फ दिखावा है। ये किसी कुत्ते को नेपोलियन बुलाने जैसा है। 1940 में दाक्षायणी ने आर वेलायुधन से शादी की, जो उस समय अनुसूचित जाति के एक प्रमुख नेता थे और बाद में सांसद भी बने। उनकी शादी वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की मौजूदगी में हुई। इस शादी की खास बात यह थी कि इसमें पुरोहित का काम एक कुष्ठ रोगी ने किया था, जो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनके विरोध भरे विचारों को दिखाता है, क्योंकि उस समय के समाज में कुष्ठ रोगियों को अछूत समझा जाता था और उनके साथ बहुत बुरा भेदभाव किया जाता था। दाक्षायणी के विचारों में गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दोनों का प्रभाव था। वे गांधीवादी थीं, लेकिन दलित अधिकारों के मुद्दे पर अक्सर अम्बेडकर के साथ खड़ी दिखती थीं। 1946 में दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास क्षेत्र से भारत की संविधान सभा के लिए चुनी गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 34 साल थी। वे सभा की सबसे युवा सदस्यों में से एक थीं और वहां मौजूद एकमात्र दलित महिला भी थीं। संविधान सभा में वे सिर्फ नाम के लिए नहीं थीं, बल्कि उन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सत्ता के विकेंद्रीकरण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। आरक्षण के मुद्दे पर दाक्षायणी वेलायुधन की राय कई दलित नेताओं से अलग थी। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें कहा गया था कि आरक्षित सीट के उम्मीदवार को अनुसूचित जाति के मतदाताओं का समर्थन अनिवार्य होना चाहिए। दाक्षायणी का मानना था कि इससे व्यवस्था कहीं न कहीं अलग निर्वाचक मंडल जैसी बन जाएगी, जो समाज को और बांट सकती है और राष्ट्र की एकता को नुकसान पहुंचा सकती है। 28 अगस्त 1947 के अपने भाषण में दाक्षायणी ने कहा कि जब तक अनुसूचित जातियों के लोग आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तब तक सिर्फ आरक्षण या अलग निर्वाचक मंडल से कोई खास फायदा नहीं होगा। उनका मानना था कि एक समाजवादी गणराज्य में दलितों को असली बराबरी और न्याय मिलना चाहिए, सिर्फ राजनीति सहारे नहीं। संविधान सभा में दाक्षायणी का एक बहुत अहम भाषण 29 नवंबर 1948 को हुआ, जब छुआछूत खत्म करने पर चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बना देने से छुआछूत खत्म नहीं होगी, इसके लिए समाज की सोच बदलना भी जरूरी है। उन्होंने अपने कॉलेज का एक किस्सा भी बताया। एक बार एक सहपाठी उनसे छुआछूत खत्म करने के लिए चंदा मांग रहा था। तब उन्होंने जवाब दिया, ये समस्या आपने बनाई है, इसलिए इसके लिए पैसे भी आप ही जुटाइए, मुझसे क्यों मांग रहे हैं। उनका साफ कहना था कि जिन ऊंची जाति लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है, उसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी सबसे पहले उन्हीं की है। संविधान सभा में एक दलित महिला होने के कारण दाक्षायणी को जाति के साथ साथ लैंगिक भेदभाव भी झेलना पड़ा। कई बार उनकी बात को छोटा करने या बीच में रोकने की कोशिश की जाती थी। एक बार जब वे छुआछूत पर बोल रही थी, तो सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि समय खत्म हो गया है और उन्हें सिर्फ इसलिए बोलने दिया जा रहा है क्योंकि वो एक महिला हैं। ये उस समय की पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है, जिसका दाक्षायणी ने डटकर सामना किया।
संविधान सभा के भंग होने के बाद दाक्षायणी वेलायुधन 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद की सदस्य रहीं। उनके पति आर वेलायुधन भी सांसद थे, इसलिए वे शायद भारत के पहले दलित सांसद दंपत्ति बने। बाद में दाक्षायणी वेलायुधन ने चुनावी राजनीति से दूरी बना ली और अपना जीवन गरीब और दलित समुदायों के लिए काम करने में लगा दिया। उन्होंने दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाली दलित महिलाओं और सफाई कर्मियों के साथ काम किया और 1977 में महिला जागृति परिषद नाम का संगठन शुरू किया, जो दलित महिलाओं को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता था। उनके 5 बच्चे थे, डॉक्टर रघु, प्रलाधन, ध्रुवन, भागीरथ और मीरा। उनके सभी बच्चों ने महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। दाक्षायणी अपनी बेटी मीरा को हमेशा सीधा बैठने और अपना सिर ऊंचा रखकर चलने की सलाह देती थीं। वे अपनी बेटी मीरा को बताती थीं कि बचपन में ऊंची जातियों के सामने झुकने की मजबूरी के कारण उनका सिर थोड़ा झुक गया था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं जताया कि जब उनकी बेटी ने सिर ऊंचा करके दुनिया को देखना सीखा तो ये दरअसल उस जातिवादी सोच पर उनकी सबसे बड़ी जीत थी। 20 जुलाई 1978 को दिल्ली में 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लंबे समय तक इतिहास में उनके योगदान को ज्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन 2019 में केरल सरकार ने उनके सम्मान में दाक्षायणी वेलायुधन पुरस्कार शुरू किया, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। दाक्षायणी वेलायुधन की कहानी हमें याद दिलाती है, अन्याय कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक शिक्षित और साहसी इंसानों से बदल सकता है। अगर आपको दाक्षायणी वेलायुधन की कहानी पसंद आई है तो लाइक करें। ऐसी कई और क्रांतिकारी महिलाओं की अनसुनी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।